इस लड़की को देखने के लिए जब भी लड़के वाले इसके घर आते हैं, ये लड़की अपने घर के बाहर एक पेड़ लगा देती है। धीरे धीरे ये इतने सारे पेड़ लगा देती है, लेकिन क्या इस लड़की की शादी हो पाएगी? फिल्म का नाम है कन्नागी और यह फिल्म आपको अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक किताब के खुलने के साथ होती है और हम एक लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम कलई है और आज पहली बार किसी लड़के का परिवार कलई को देखने के लिए इसके घर आने वाले हैं। कलई उनके घर आने की खबर सुनकर बहुत खुश होती है। वो सुबह सुबह उठकर शुभ काम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले अपने घर के बाहर एक पौधा लगा देती है। इसके बाद हम कलई की माँ सरला, उसके पापा और मामा को भी देखते हैं। सब लोग मेहमानों के स्वागत की तैयारियां करते हैं। थोड़ी देर में लड़के वाले भी उनके घर पहुंच जाते हैं। कलई के पापा लड़के और उसके परिवार वालों के साथ बड़े प्यार से बातें करते हैं। कलई की नानी भी वहीं बैठकर चुपचाप सब कुछ देख रही होती है। कलई के पापा लड़के को कलई के बचपन की एक फोटो दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि यह फोटो तब खींची गई थी जब कलई ने स्कूल में एक कंपटीशन जीता था। इसके बाद हम कलई को देखते हैं जो कि एक दुल्हन की तरह सज कर सबके सामने आती है। घर वाले दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़ देते हैं। वो लड़का कलई से कुछ नहीं पूछता, बस कहता है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम वो आखिरी लड़की हो जिसे मैं शादी के लिए देखने आया हूँ। यह कहकर वो लड़का वहां से चला जाता है। कलई अपने दिल में सोचती है कि अब इस लड़के के साथ उसकी शादी तय हो चुकी है। लेकिन रात में हम कलई के माँ की बातें सुनते हैं। वो कलई के पापा से ऊंची आवाज में कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है क्योंकि उस लड़के का परिवार निचली जाति का है और मैं अपनी बेटी की शादी निचली जाति के लड़के से नहीं करूंगी। बगल के कमरे में कलई भी उनकी बातें सुन रही होती है और अब उसे समझ में आ जाता है कि उसका पहला रिश्ता रिजेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम फैमिली कोर्ट के लॉयर शशि को देखते हैं। वो कोर्ट के बाहर एक लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम नेत्रा है। शशि उसके पास जाता है। वो नेत्रा के हाथों से पेपर्स लेकर देखता है तो शशि को समझ में आता है कि नेत्रा अपने पति से डिवोर्स केस फाइल करने के लिए आई है। वो नेत्रा को अपने साथ लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कानून हमेशा महिलाओं को ही सपोर्ट करता है। मैं तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगा और कंपनसेशन के रूप में तुम्हें 5 से 10 लाख रुपए भी दिलवा दूंगा, लेकिन जब तक पैसे नहीं मिल जाते तुम कहीं जॉब पर मत जाना। शशि की बातें सुनने के बाद नेत्रा कहती है कि आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपने पति को डिवोर्स नहीं देना चाहती, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है क्योंकि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उसने मुझे घर से भी निकाल दिया है और फिलहाल मैं एक गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ। शशि उसका केस एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है कि तुम मेरी पेमेंट कर दो, मैं कोर्ट में तुम्हारी तरफ से केस लड़ूंगा। इसके बाद इस कहानी की तीसरी लड़की नदी को देखते हैं। नदी अपने बॉयफ्रेंड अभी के साथ ब्लाइंड डेट पर होती है। आंखों पर पट्टी बांधकर वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये दोनों शादी करने में, रिश्तों में बंधने में विश्वास नहीं रखते। मॉडर्न थिंकिंग के हिसाब से इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं और नदी बहुत ही बोल्ड लड़की है। दोनों पिछले काफी टाइम से एक दूसरे को ब्लाइंड डेट कर रहे थे और अब ये दोनों एक साथ लिव इन में रहने का फैसला करते हैं। इसके बाद हम एक लड़के यशवंत को देखते हैं। यशवंत एक प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म की कहानी सुना रहा होता है। दरअसल एक बहुत बड़ा डायरेक्टर बनना यशवंत का सपना है, लेकिन शायद प्रोड्यूसर को उसकी कहानी अच्छी नहीं लगती, तो प्रोड्यूसर उससे कहता है कि मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा और उसे अपनी ऑफिस से बाहर निकाल देता है। यशवंत बाहर अपने सपनों के बारे में सोच रहा होता है कि पता नहीं कब मैं एक बड़ा डायरेक्टर बन पाऊंगा। तभी यशवंत को उसकी गर्लफ्रेंड गीता का कॉल आता है और वो यशवंत से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर यशवंत को और भी बड़ा झटका लगता है और दूसरी तरफ हम गीता को देखते हैं जो अपनी प्रेगनेंसी की वजह से बहुत परेशान है और वो किसी भी तरह से इस प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना चाहती है, मतलब वो अपने बच्चे को गिराना चाहती है। यशवंत अपने एक दोस्त के पास जाता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। उसका दोस्त कहता है कि तू चिंता मत कर, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक नहीं 4 लड़कियों की कहानी है। पहली लड़की है कलई जिसकी शादी नहीं हो पा रही है। दूसरी लड़की है नेत्रा जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन उसका हस्बैंड उसे डिवोर्स देना चाहता है क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। तीसरी लड़की है नदी जो शादी नहीं करना चाहती, बच्चे पैदा नहीं करना चाहती,
किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती, आजाद और अकेली रहना चाहती है। और चौथी लड़की है गीता, जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब अपने बच्चे को गिराना चाहती है। अब एक बार फिर से हम कलई की कहानी देखते हैं। कलई को देखने के लिए फिर से लड़के वाले आते हैं और एक बार फिर से कलई उनके सामने दुल्हन की तरह तैयार होकर जाती है और एक बार फिर से उनके चले जाने के बाद कलई की मां लड़के को रिजेक्ट कर देती है। दरअसल हर बार जब कोई लड़का कलई को देखने के लिए आता है तो कलई की मां को कभी लड़का पसंद नहीं आता, तो कभी उसकी जाति, तो कभी उसकी कमाई और कभी उसके रिश्तेदार, कोई ना कोई वजह निकाल कर कलई की मां उन रिश्तों को मना कर देती है। इधर हम दूसरी लड़की नेत्रा के केस की पहली सुनवाई को देखते हैं। नेत्रा जज साहब के सामने अपना बयान देती है कि मैं किसी भी हाल में अपने पति को डिवोर्स नहीं देना चाहती, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन उसके हस्बैंड की वकील कोर्ट में कहती है कि नेत्रा ने मेरे क्लाइंट को बहुत मेंटली टॉर्चर किया है और उसने मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करने के लिए ही यह केस फाइल किया है, इसलिए यह केस बंद करके उनका डिवोर्स करवा देना चाहिए। जज साहब अगली सुनवाई की तारीख दे देते हैं। कोर्ट से बाहर आकर नेत्रा का लॉयर शशि उससे कहता है कि हमें कोर्ट में तुम्हारे मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, तो तुम अपना मेडिकल टेस्ट करवा लेना। नेत्रा मेडिकल टेस्ट करवाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम तीसरी लड़की नदी को देखते हैं। वो अपने बॉयफ्रेंड अभी के साथ लिव इन एंजॉय करती है, लेकिन नदी का एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही होता है। वो अपने ऑफिस में बड़ी अकड़ के साथ रहती है, मैनेजर के सामने ही अपनी टेबल के ऊपर पैर रखकर बैठती है और इस वजह से शाम को मैनेजर उसे कॉल करता है और उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड करके कहता है कि अगर तुमने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया तो तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन नदी को मैनेजर की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अगले दिन अपने पैर में प्लास्टर लगाकर ऑफिस जाती है, जैसे कि उसका पैर टूट गया हो, और एक बार फिर से अपना पैर टेबल के ऊपर रखकर बैठती है और मैनेजर को भी चिढ़ाती है। इसके बाद एक बार फिर से हम कलई की कहानी को देखते हैं। कलई के पापा रास्ते में एक शव यात्रा को देखते हैं। पूछने पर पता चलता है कि यह शव यात्रा उनके ही एक टीचर की है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कलई के पापा उनकी शव यात्रा में नृत्य करने लगते हैं। दरअसल ये एक ट्रेडिशन है जिसमें लाश के सामने नृत्य किया जाता है। इधर घर पर लड़के का परिवार कलई को देखने के लिए आया था। कलई की माँ को यह रिश्ता पसंद होता है। थोड़ी देर में कलई के पापा भी घर आ जाते हैं, लेकिन लड़के वाले कलई के पापा को देखकर पहचान जाते हैं कि यह वही आदमी है जो थोड़ी देर पहले लाश के सामने नाच रहा था। वो लोग कलई के पापा से कहते हैं कि आपकी फैमिली यह सब काम करती है, और इस बार लड़के वाले ही शादी से इनकार करके चले जाते हैं। इस वजह से सरला भी कलई के पापा से बहुत नाराज होती है और उन्हें बहुत कुछ बोलती है, जैसे कि तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी खराब हो गई और तुम्हें अपनी बेटी की कोई परवाह ही नहीं है। सरला की बातों से कलई के पापा को बहुत तकलीफ होती है। शाम को वो घर के बाहर अकेले बैठकर रो रहे होते हैं कि मेरी वजह से मेरी बेटी की शादी टूट गई है। तब कलई उनके पास आती है, उन्हें समझाती है कि यह सब कुछ आपकी वजह से नहीं हुआ है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। इधर शशि नेत्रा को उसकी मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाता है और उसे बताता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। रिपोर्ट कहती है कि तुम बच्चे को जन्म दे सकती हो। यह सुनकर नेत्रा रोने लगती है, क्योंकि अब तक उसे भी नहीं पता था, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि कमी नेत्रा में नहीं उसके हस्बैंड में है। शशि कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, इस मेडिकल सर्टिफिकेट से हम ये साबित कर देंगे, जिसके बाद उसे डिवोर्स देकर तुम उसे सबक सिखा सकती हो। यह सुनकर नेत्रा उससे कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं देना चाहती। अगर मैंने उसे डिवोर्स दे दिया तो सोसाइटी में मेरी बहुत बदनामी होगी, लोग मेरी इज्जत नहीं करेंगे। आप मेरे पति का सच किसी को मत बताना, बस किसी तरह से हम दोनों को एक कर दो, मैं उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। इधर हम नदी की कहानी को देखते हैं। अभी के साथ लिव इन में उसकी लाइफ काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन अब अभी के मन की फीलिंग बदल चुकी है। वो प्लान करके अपने दोस्तों के सामने नदी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन नदी यह देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो अपने पैरों से मारकर शादी की रिंग दूर फेंक देती है और अभी से कहती है कि हम दोनों पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं, हम शादी नहीं करेंगे। हम दोनों लिव इन में बहुत खुश भी हैं, हम एक साथ हैं,
एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तुम्हें बच्चे चाहिए वो भी कर लेंगे, लेकिन शादी करना जरूरी तो नहीं है। अभी जिद करने लगता है, तब नदी उससे कहती है तुम मुझे कन्विंस करने के लिए कोई एक ऐसा रीजन दे दो कि मैं तुमसे शादी क्यों करूं। लेकिन अभी के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं होता। इधर गीता किसी भी तरह से अपनी प्रेगनेंसी से छुटकारा पाना चाहती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे लेकर कई सारे डॉक्टर्स के पास जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी को 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। कोई भी डॉक्टर अब अबॉर्शन के लिए तैयार नहीं होता। यशवंत और गीता दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना है। दूसरी तरफ कलई के लिए आया हुआ एक और रिश्ता उसकी माँ इनकार कर देती है। कलई बार बार ऐसा होने की वजह से तंग आ जाती है। वो अपने पापा से पूछती है कि आखिर कब तक और कितने लोगों को अपने मन में मैं अपना पति मानूंगी। कलई के पापा उसे समझाते हैं कि तुम्हारी माँ यह सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रही है। वो किसी बड़े घर में तुम्हारी शादी करवाना चाहती है, लेकिन तुम दबाव में आकर शादी मत करना। जब लड़का पसंद आए तभी करना। लेकिन अगली सुबह कलई के लिए बहुत दर्दनाक होती है। सुबह सुबह हार्ट अटैक की वजह से कलई के पापा की मौत हो जाती है। अपनी आंखों के सामने अपने पापा की मौत देखने के बाद कलई अब पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि कलई के लिए उसके पापा उसके बेस्ट फ्रेंड थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, इधर हम नेत्रा की कहानी को देखते हैं। उसके हस्बैंड की लॉयर डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में ही नेत्रा के ऊपर बहुत गंदे और झूठे इल्जाम लगाना शुरू कर देती है कि नेत्रा अपने हस्बैंड को बहुत टॉर्चर करती है। वो अपने ससुर पर भी सेक्सुअली असॉल्ट का केस फाइल करने की धमकी दे रही है। यह सब सुनकर नेत्रा चौंक जाती है और आखिरकार वो जज साहब से कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी, क्योंकि शादी के बाद पति का साथ ही एक पत्नी के लिए सब कुछ होता है। लेकिन अगर मैंने डिवोर्स नहीं दिया तो शायद ये लोग ऐसा इल्जाम भी लगा देंगे कि मेरा आपके साथ भी अफेयर है। और आखिरकार नेत्रा भी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है और एक ऑफिस में जॉब करना शुरू कर देती है। साथ ही वो किसी एग्जाम की तैयारी करना भी शुरू कर देती है। इधर कलई के गांव में रहने वाला एक आदमी ही कलई की माँ से मिलता है और उससे कलई और अपने बेटे की शादी की बात करता है। वो अमीर था तो कलई की माँ इस शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन कलई को पता था कि वो लड़का बहुत बुरा है, शराब पीता है, लड़कियों को छेड़ता है, ठरकी भी है। इसलिए इस बार कलई शादी से इनकार कर देती है। इधर हम नदी को देखते हैं जो अपने फ्लैट पर अपने एक मेल फ्रेंड को लेकर आती है। वो अभी के सामने उससे चिपक चिपक कर बात कर रही होती है, उसके साथ सेल्फी लेती है और यह सब कुछ देखकर अभी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद नदी भी अपने उस मेल फ्रेंड के साथ बंद कमरे में डांस करती है। दूसरी तरफ हम गीता और यशवंत को देखते हैं। वो दोनों अबॉर्शन के लिए दर दर भटक रहे होते हैं, लेकिन गीता का 4था महीना चल रहा था तो कोई भी डॉक्टर अबॉर्शन के लिए तैयार ही नहीं होता। और एक शाम यशवंत ऐसे ही एक जगह पर चाय पी रहा होता है कि तभी यशवंत की एक ट्रांसजेंडर फ्रेंड उसके पास आती है। यशवंत उसे भी अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, जिसके बाद यशवंत की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। वो यशवंत को एक डॉक्टर का एड्रेस और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है और कहते हैं कि यह डॉक्टर ऐसे इलीगल अबॉर्शन करता है, ये तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। इधर अपने डिवोर्स केस की वजह से शशि और नेत्रा के बीच काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और अब डिवोर्स के बाद दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। दोनों काफी करीब आ जाते हैं और एक दिन शशि नेत्रा को लेकर अपने घर भी जाता है। घर पर वो नेत्रा को अपनी माँ और अपनी छोटी बहन से भी मिलवाता है। दरअसल शशि के पापा आर्मी में थे, सालों पहले शहीद हो चुके थे। शशि की माँ भी नेत्रा से कहती है कि अब तुम भी शादी कर लो, क्योंकि अकेले जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल वो अपना एक्सपीरियंस नेत्रा को बता रही होती है। इधर कलई के मामा और बाकी के रिश्तेदार मिलकर आखिरकार कलई के लिए एक लड़का ढूंढ ही लेते हैं। शादी तय हो जाती है और फाइनली घर पर कलई के शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ नदी और अभी के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। अभी उससे कहता है कि आखिर तुम दोनों बंद कमरे में क्या कर रहे थे। नदी कहती है कि कमरा सिर्फ बंद था, लॉक नहीं था, तुम खुद अंदर आकर देख सकते थे। हम दोनों पुराने दोस्त थे, कई सालों के बाद मिले थे, तो मैं उसके साथ बस डांस कर रही थी। यहीं पर अभी को पता चल जाता है कि नदी का डिवोर्स भी हो चुका है। वो एंटी डिप्रेशन पिल्स भी लेती है
अभी उससे कहता है कि तुमने मुझे अपने बारे में पहले सब कुछ क्यों नहीं बताया। नदी यह सब सुनकर अजीब तरह से बिहेव करने लगती है जैसे कि कोई पागल हो, और थोड़ी देर बाद वो अपने सारे कपड़े पैक करके अभी के फ्लैट से बाहर निकल जाती है। इधर हम गीता और यशवंत को देखते हैं। वो दोनों अब उस ट्रांसजेंडर के बताए हुए हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। डॉक्टर उसका पूरा चेकअप करने के बाद सर्जरी के लिए मान जाता है और उनसे अगली सुबह सर्जरी करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम नेत्रा को देखते हैं जो कि अपने एग्जाम में पास हो जाती है। वो खुशखबरी सुनाने के लिए शशि को एक कैफे में बुलाती है, लेकिन नेत्रा जब कैफे में जाती है तो वहाँ शशि नहीं उसकी माँ होती है। वो नेत्रा से कहती हैं कि तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, हमें उसकी भी शादी करनी है। जब लोगों को ये पता चलेगा कि मेरे बेटे ने एक डिवोर्सी से शादी की है तो मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। यह सुनकर नेत्रा कहती है कि शशि भी मुझसे बहुत प्यार करता है, कोई फैसला लेने से पहले हम उससे भी एक बार पूछ लेते हैं। लेकिन तभी नेत्रा को पता चलता है कि शशि ऑलरेडी उन दोनों की बातें फोन पर सुन रहा था। वो समझ जाती है कि शशि भी उससे शादी नहीं करना चाहता। नेत्रा रोने लगती है। वो कहती है कि सब कुछ मेरी ही गलती है, मैं ही ठीक से समझ नहीं पाई, और रोते हुए वहां से चली जाती है। इधर हम कलई को देखते हैं। आज उसकी शादी होने वाली है। वो मंदिर के बाहर एक जगह पर उदास बैठी होती है कि तभी वहां उसकी माँ आ जाती है। दरअसल कलई के पीरियड्स हैं तो वो मंदिर नहीं जा सकती थी, लेकिन कलई की माँ सारी तैयारी करती है। उसे किसी भी तरह से आज अपनी बेटी की शादी करवानी ही है। वो कलई को लेकर मंदिर के अंदर चली जाती है और फाइनली कलई की शादी भी हो जाती है। इधर हम गीता को देखते हैं। आज सुबह सुबह डॉक्टर सक्सेसफुली उसका अबॉर्शन कर देता है, लेकिन इस अबॉर्शन से गीता और यशवंत दोनों बहुत दुखी होते हैं। दूसरी तरफ हम नदी को भी देखते हैं। अभी से झगड़ा करने के बाद नदी सड़क पर आ जाती है। आज वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला करती है और इसी के साथ किताब का पन्ना बंद हो जाता है। और अब हम इन चारों औरतों की कहानी लिखने वाले ऑथर कनागी को देखते हैं, जो कि अपने ऑडियंस के सामने अपनी इस बुक को एक्सप्लेन कर रही होती है। एक लड़की कनागी से पूछती है कि आखिर उन चारों लड़कियों का क्या हुआ, जिस पर कनागी कहती है कि मैंने कभी इस कहानी का अंत लिखा ही नहीं, क्योंकि ये जिंदगी ऐसी ही है। मुश्किलें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हम सबको हर बार गिरने के बाद उठना ही होगा। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद कनागी वापस अपने घर जाने लगती है। वो अपनी सोच में गुम होती है और पता चलता है कि उसके किताब की यह कहानी उसकी अपनी यानी कि कनागी की ही कहानी है। उसके किताब की पहली कैरेक्टर कलई उसके शादी के पहले की कहानी दिखाती है और दूसरी कैरेक्टर शादी के बाद झगड़े, डिवोर्स और फिर शशि के साथ उसके अफेयर की कहानी दिखाती है। शशि की मां ने शादी से इनकार कर दिया था, तब कनागी अपने किताब की तीसरी कैरेक्टर नदी की तरह बन गई थी। वो आजाद रहना चाहती थी, शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड अभी के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। अभी से झगड़ा करने के बाद जब सड़क पर आत्महत्या करने वाली थी, तब अचानक से कनागी को उस लड़के की याद आ गई थी जो पहली बार उसे शादी के लिए देखने आया था। उसने कहा था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम वो आखिरी लड़की हो जिसे मैं शादी के लिए देखने आया हूँ। तुम किसी भी हाल में रहोगी, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। और वो लड़का कोई और नहीं यशवंत ही था। कनागी उसे कॉल करती है और उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, जिसके बाद यशवंत ने ही उसका अबॉर्शन करवाया था। सबसे आखिर में हम कनागी को देखते हैं। वो यशवंत को कॉल करके उसे डायरेक्टर साहब कहकर बुलाती है। बैकग्राउंड में हमें एक बच्चे की भी आवाज सुनाई देती है, जिसका मतलब है कि कनागी ने अब यशवंत से शादी कर ली है। यशवंत अब डायरेक्टर बन चुका है और दोनों का एक बच्चा भी है। इसी के साथ ही ये फिल्म भी खत्म हो जाती है।